अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कि जो सेल टैक्स की इनवाइस है वो आपने किस तरीके से बनानी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है लॉ के मुताबिक, और अगर आपके पास बल्क डाटा है, डाटा ज़्यादा है, तो हम क्विकली जो इनवाइस है वो किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ जगह पे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कुछ जगह पे मैनुअल डाटा अपडेट करना पड़ता है, और कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल भी हो तो हम इनवाइस जनरेट नहीं कर सकते, मतलब सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता। तो हमें नॉर्मली जो एक्सेल है उसमें इनवाइस बनानी पड़ती है। जो कस्टमर जिनको आप चीज़ें बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपसे इनवाइस भी रिक्वायर करते हैं, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट है, लॉ का पार्ट है, और इनवाइस इशू भी की जाती है। हमने स्टडी किया था, आपको याद होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर तो आप सेल टैक्स इनवाइस नहीं देंगे एज पर लॉ। जो सेल टैक्स का पहला लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया। लेकिन अगर आप कोई टैक्सीबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एज पर लॉ आपने जो है वो इनवाइस भी देनी है, और ना सिर्फ इनवाइस देनी है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होंगी वो क्या क्या लिखी होनी चाहिए लॉ के मुताबिक, वो भी हमने मेंटेन करनी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमें फॉलो करेंगे। तो अभी तक अगर हम क्यों रिकैप देखें तो जो 6-7 लेक्चर हमने सेल्स टैक्स के देखे हैं उसमें हमने जो है वो सेल टैक्स का फार्मूला, जैसे मैंने हर लेक्चर में आपको बताया कि इनपुट आउटपुट है इज इक्वल टू पेबल है। अगर इनपुट ग्रेटर देन है आउटपुट तो 10% ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा पेबल होगा मिनिमम। और ये बार बार हम इस वजह से डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें अब आपको याद होनी चाहिए। कभी भी सेल टैक्स की बात हो तो आपके ज़हन में फौरी ये फार्मूला आना चाहिए कि सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ पे फर्दर टैक्स होगा तो यहाँ पे फर्दर टैक्स भी ऐड कर लिया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर कुछ प्रोडक्ट जो है सप्लाई की, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें अगर कुछ प्रोडक्ट टैक्सीबल है और कुछ एग्जम्प्ट है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, मतलब जो आपका इनपुट है एग्जम्प्ट से रिलेटेड है उसको नॉन क्रेडिटेबल कैसे डिक्लेयर करना है, क्या फार्मूला यूज करना है, और किस तरीके से सेल टैक्स रिटर्न में आईआरएस में जाके उसको रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें हमने ले तो ली, अपडेट भी कर ली, देख भी ली। अब इस पे जो डाटा होता है वो एक एक इनवाइस करके आप मेंटेन करते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाटा की रिपोर्टिंग होती है और एक एक इनवाइस उसमें जनरेट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप कोई एक्सेल में काम कर रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, फिर भी आपने एक एक इनवाइस रिपोर्ट करनी है, बनानी है। अब मंथ एंड के ऊपर जो हमने एक्सेल की फाइल भी देखी जिसपे हमने देखा कि डाटा आपने इस तरीके से रिपोर्ट करना है। अब उसी डाटे को हम यूज करेंगे सेल टैक्स इनवाइस के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्मेट में कि जो सेल टैक्स का फॉर्मेट होता है बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट होता है। लॉ के मुताबिक कुछ चीजें जो है हमने रिपोर्ट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉ ये कहता है सबसे पहले जो सेलर नेम है उसका नाम भी आना चाहिए, बायर नेम भी आना चाहिए, इनवाइस डेट आएगी, मतलब किस डेट को जो सप्लाई है वो इशू की गई है, इनवाइस नंबर क्या है, एड्रेस आएगा, और सेलर और बायर का जो एनटीएन नंबर है वो आएगा। अगर सेल टैक्स नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लिख दें, वरना पिछले 2 साल से जो सेल टैक्स नंबर है बीआर की तरफ से इशू नहीं होता। अब वो सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ कि आपने कैसे वो चेक करना, अक्सर आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको देख लेंगे। उसके बाद जो एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे सेलर और बायर का। ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि अगर आप मेंशन कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं होगा। जैसे आपके सॉफ्टवेयर में कस्टमर का क्या कोड है, क्या लेजर है, आपको पता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी कस्टमर रजिस्टर्ड होता है तो सॉफ्टवेयर उसको एक यूनिक कोड देता है, उसका लेजर उसका कोड देता है कि ताकि फ्यूचर में जब कभी सेल करें या उसकी तरफ से कोई कलेक्शन आए तो उसमें उसकी एंट्री हो। इसी तरीके से डिलीवरी ऑर्डर नंबर है कि जब आप गेट फैक्ट्री के प्रीमिसेस से चीजें जब आउट होती हैं तो उसका एक गेट पास नंबर जनरेट होता है। ये मैंने 2-3 चीजें इस वजह से ऐड की हैं कि ऑडिट के टाइम पे अक्सर कहा जाता है कि सेल टैक्स इनवाइस के साथ गेट पास की कॉपी भी लगाएं। अगर इन फ्यूचर कभी थोड़े से ऑर्डर से रिलेटेड हम लेक्चर स्टडी भी करेंगे तो ऑर्डर अगर सेल टैक्स का आता है तो वो कह दिया जाता है कि इसका आप डिलीवरी नोट भी लेके आए, डिलीवरी चलान भी लेके आए कि कहाँ से आपकी फैक्ट्री से जो चीज़ें हैं वो जनरेट हुई हैं, निकली हैं। अब ये जो शीट बनाई गई है ये ऑटोमेटेड शीट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो क्लरिकल काम नहीं करना, हमने स्मार्ट वर्किंग की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करना है। अगर आप जॉब मैनेज कर रहे हैं, क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो एक काम है कि आप डेली बेस पे इनवाइस की डाटा एंट्री करते रहें, और बाद में जाके आपने फॉर एग्जांपल 1 महीने में 300 इनवाइसेस बनाई है और आपका कस्टमर ये कहता है हमें इनवाइस दें, तो क्या आप 300 इनवाइसेस की डाटा एंट्री इस तरीके से इस फाइल में दोबारा करेंगे, जो कि क्लरिकल काम है। और इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है कि कस्टमर आपसे इनवाइस मांगता है, आप उनको दे देते हैं, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो क्या हम इस
काम के ऊपर, क्लरिकल काम के ऊपर इतना टाइम लगाएंगे कि हम एक एक इनवाइस बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इसको स्मार्टली लेके चलना है, यानी कि अपने हार्ड वर्किंग को कन्वर्ट करना है स्मार्ट वर्किंग में। यहाँ पे डेली बेस पे इनवाइस रिपोर्ट हो रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, तो ये तो हार्ड वर्किंग हो रही है। अब हमने स्मार्टली कैसे इनवाइस बनाना है, जैसे हमने सेक्शन 49 में 149 में देखा कि आपके पास अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है तो क्विकली एक्सेल की फाइल में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। 155 में भी हमने स्टडी किया कि एक्सेल की फाइल में जो रेंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। 153 में हमने देखा कि आपने जो इनवाइस आपके सामने है तो आपने जो फार्मूलेटेड शीट है वो यूज करके जो टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। 147 में भी हमने एक्सेल की, इसी तरीके से 147 में भी हमने स्टडी किया कि एक्सेल की फाइल पे किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमने जो अपना एस्टीमेट है वो डिपॉजिट करवाना है। यानी कि उसके बाद एफबीआर जो है अपना एस्टीमेट दिया था, उसने एफबीआर के साथ कंपेयर किया, अपना एस्टीमेट दिया, और जो टैक्स था हमने डिपॉजिट करवाया। जो एडवांस टैक्स का सेक्शन था उसमें हमने इसको स्टडी किया। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है, तो हमने सेल टैक्स की इनवाइस को कैसे बनाना है। तो सेल टैक्स की इनवाइस को बनाने के लिए ये मैंने आपके सामने जो एक फॉर्मेट है ओपन किया है, और अगर हम इसको ब्रीफली पहले ये देखें तो कुछ इनवाइसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये इनवाइस सेलेक्ट करता हूँ, ये एक इनवाइस में ये सारी चीज़ें अभी सीखते हैं हमने कैसे यहाँ पे लिंक लगाया। तो मैं कहता हूँ कि ये एक इनवाइस है 378, मैंने वो सिलेक्ट किया। जैसे मैंने वो सिलेक्ट किया तो ऑटो जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, और जो सप्लायर नेम है वो चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अलावा कोई और इनवाइस सेलेक्ट करता हूँ, ये इनवाइस मैंने सेलेक्ट की तो ये नाम जो है चेंज हो चुका है, सारी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, और ऑटो जो सिस्टम है जो एक्सेल की फाइल है वो अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो एक फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूलेटेड शीट है। अब हम आते हैं कि इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे हमने देखा कि जब आयरस पे लेक्चर डाटे को अपलोड करना है तो मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से आपने जो शीट है वो बनानी है। तो ये सबसे पहले इनवाइस बनाने के लिए जो हमने चीज़ें लेनी है, पहले आपने फाइल वही बनानी है जो हमने चौथे या पांचवें लेक्चर में स्टडी किया था, वही फाइल है, सेम आपने वो मेंटेन करनी है। इनवाइस बनाने के लिए वहां से डाटा कॉपी करके आपने इस शीट पे आना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कॉलम में आ रहा है इनवाइस, इनवाइस नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे। लाहौर, सम टाइम ये होता है कि कस्टमर आपके पूरे नेशन वाइड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लाहौर के लिए लाहौर के कस्टमर है। यानी कि नॉर्मली कंपनी के अंदर जोन बना दिए जाते हैं कि लाहौर जोन है, कसूर जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, तो यहाँ पे वो लिखा जा सकता है। अगर नहीं है तो आप ना लिखे, वरना लिख देंगे तो बेहतर है। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर नंबर है, ये होता है कि जब फैक्ट्री से चीज़ें निकलती हैं या आपकी प्रीमिसेस से चीज़ें निकलती हैं तो एक गेट पास बनता है, जिसको हम डिस्पैच नोट कह सकते हैं, डिलीवरी ऑर्डर कह सकते हैं। वो आप लिख देंगे तो सही है, वरना जरूरत नहीं है। ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि जब कभी ऑडिट होता है तो टैक्स वाले ये मांगते हैं, तो इस वजह से नंबर लिखा होगा तो इजीली बाद में भी ट्रेस हो सकेगा। दूसरा ये है कि जब चीज़ें डिलीवर होती हैं तो कस्टमर के पास भी एक डिलीवरी नोट होता है, तो वो उससे भी उसको कंपेयर कर सकता है कि वो नोट कौन सा है और इनवाइस किसकी है, ये भी ईजी होता है सम टाइम। उसके बाद आता है कस्टमर कोड। अगर आप उसकी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक कस्टमर का एक कोड होता है, एक लेजर बनता है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दें, बायर का नाम लिख दें, जो कस्टमर आपका है उनका एड्रेस लिख दें, उनका जो टेलीफोन नंबर है वो मेंशन कर दें। सेल टैक्स नंबर अगर अवेलेबल है तो लिख दें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, बस ये लिख दें रजिस्टर्ड है, बल्कि वो आगे लिखा आ जाएगा। उसके बाद आता है कि ये जो एनटीएन है, एनटीएन नंबर लिख दे। और उसके बाद आता है जी टैक्स स्टेटस, ये इनकम टैक्स स्टेटस है। यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है कि फाइलर है या नॉन फाइलर है, एक्टिव यानी कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इसी तरीके से सेल टैक्स के अंदर भी आप स्टेटस भी लिखेंगे कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने वो स्टेटस कैसे चेक करना है। उसके बाद आता है कि जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वो लिख दी, कितनी क्वांटिटी आपने बेची वो लिख दें। रेट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, यानी कि सेल टैक्स के बगैर कितना रेट था, और वैल्यू एक्सक्लूडिंग ये रेट था पर यूनिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, मतलब 14,000 रुपये का एक यूनिट है, 2 क्वांटिटी है तो 28,000 रुपये टोटल हो जाएगा। इसी तरीके से रेट कितने हैं, 18% जीएसटी का, ये 28,000 का 18% आ जाएगा। और फिर आता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स होता है कुछ जैसे फर्दर टैक्स होता है, इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज किया जाता है, लेकिन अब ये रजीम तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैंने इस वजह से लिख दी है कि अगर
कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कब पता नहीं चलता, किसी भी टाइम जो चीज़ें ख़त्म होती हैं दोबारा बजट के अंदर अनाउंस कर दी जाती हैं। तो इस वजह से ये कॉलम मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आता है वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स, टोटल वैल्यू आ जाएगी वो ये 28,5040 18% और एक्स्ट्रा टैक्स को जमा करके आया। उसके बाद आता है फर्दर टैक्स, अगर वो कस्टमर सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है या इनएक्टिव है तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा, ये आ गया। फिर आता है ये वैल्यू एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। अब यहाँ पे मैंने किस तरह फार्मूला लगाया, अगर आप देखें तो मैंने ये लिखा है कि 28,000 को जमा किया, 5040 को जमा किया, फर्दर टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स को जमा किया, फर्दर टैक्स को जमा किया, और मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। आगे हमने चार्ज किया इनकम टैक्स 0.5%। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हमने जो एडवांस टैक्स का एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो फार्मूला था ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, डी के अंदर हमने बेशुमार फार्मूले देखे कि हर वो चीज जो ड्यूरिंग द क्वार्टर या ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स की फॉर्म में आपको चार्ज किया गया वो यहाँ से माइनस करें। वहां पे हमने एक सेक्शन देखा था, दोबारा पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि आपने स्टडी भी किया होगा। वहां पे एक सेक्शन था 236H और 236G। ये क्या होता है? ये एक सेक्शन है जो कि लॉ में इंसर्ट किया गया। वो ये होता है कि अगर मैन्युफैक्चरर सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, तो अब लॉ ये कहता है कि जब मैन्युफैक्चरर ने सेल करना है डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसने इनकम टैक्स भी चार्ज करना है। इनवाइस सेल टैक्स की है लेकिन उसके अंदर जो है इनकम टैक्स भी चार्ज होगा, उसकी एक परसेंटेज है। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं तो जो सेक्शन यूज होगा वो 236G का यूज होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया और सेक्शन कौन सा यूज होगा? 236G का। इसका रेट क्या है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइलर है तो 0.1% है, नॉन फाइलर है तो 2% है। अब अगर मैन्युफैक्चरर सेल करता है रिटेलर को, यानी कि डायरेक्ट आप रिटेलर को सेल कर देते हैं, तो उसका रेट क्या, उसका सेक्शन कौन सा यूज होगा? 236H। और इसका रेट क्या, अगर कोई रिटेलर जो है वो फाइलर है तो उसके लिए 0.5% है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। ये सारा जो टैक्स है एडवांस टैक्स है। ये बेसिकली लाइबिलिटी किसके लिए है? जो बंदा चीज बेच रहा है, यानी कि सेलर चार्ज करेगा किसके ऊपर? बायर के ऊपर। तो अब आपने इस लेक्चर के बाद दोबारा 236H और 236G का जो सेक्शन है वो स्टडी करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल करते हुए ना सिर्फ आपने जीएसटी इनवाइस चार्ज जीएसटी लिखना है बल्कि हमने इनकम टैक्स भी लिखना है। अब मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो कस्टमर है जिसको हम बेच रहे हैं इसके ऊपर हमने 0.5% टैक्स चार्ज किया, और मैं बल्कि यहाँ पे इस परसेंटेज को ख़त्म कर देता हूँ और ताकि इजीली ये सिर्फ इनकम टैक्स ही लिखा हो। तो ये इसका जो टैक्स आ रहा है, अगर आप यहाँ पे मैनुअल हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये क्या अमाउंट आएगी? 33,000 का 0.5% आप लें तो ये अमाउंट बनती है। अगर हम यहाँ पे देखें, बल्कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं कि 33,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5% बनने तो ये अमाउंट बनती है 100, वही तकरीबन राउंड ऑफ करने के बाद 165 की अमाउंट है। यहाँ पे मैंने राउंड का फार्मूला लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो राउंड का फार्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे इस इनकम टैक्स स्टेटस को, आपको पता चलता है कि ये बंदा इनएक्टिव है, ये इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे इनएक्टिव सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट कितनी हो जाएगी? 826 रुपये। ठीक है, अब इस तरीके से आपने चीज़ों को चेक करना है, और ये चूंकि इनवाइस की रिक्वायरमेंट है कि हमने चार्ज करना है, इस वजह से सारी शीट में जो इनवाइस से रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी हमने लिखनी है। तो मैंने ये जो इनवाइस से रिलेटेड है, लॉ का पार्ट है, इस वजह से हमने यहाँ पे वो भी लिख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इनकम टैक्स का स्टेटस आपने कैसे चेक करना है, वैसे आपको पता भी होगा लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकम टैक्स को स्टेटस को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से वेबसाइट पे आएंगे, कैसे वेबसाइट पे आना है, और ये एफबीआर की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। उसके बाद आपने आ जाना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर। जैसे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे आएंगे तो आपके सामने लिखा होगा, आएगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक और पोर्टल आपके सामने ओपन होगा जिसमें मज़ीद कुछ डिटेल अवेलेबल होगी। आपके सामने जो है ना ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक आईडी कार्ड जिसको भी आपने चेक करना है आप उसके लिए नीचे आएँ, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो ये आके आपने CNAC या जो भी आपके पास NTN अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखें, डेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये जो इनवाइस है वो हम देने लगे हैं अप्रैल के महीने में, लेट से 14 अप्रैल को इनवाइस दे रहे हैं, उस डेट को आके आप सारी चीज़ें लिखने के बाद
तो फॉर एग्जांपल हम 14 अप्रैल हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखने के बाद आप इसको वेरीफाई करें तो ये आपको बता देगा कि ये टैक्स पेयर क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो आपने यही देखना है, इनएक्टिव और एक्टिव। लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेट फाइलर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जो 30 जून 2024 से पहले पहले दो टर्म यूज होती थी, या कोई बंदा एक्टिव है या कोई बंदा क्या है, इनएक्टिव है। एक्टिव क्या था, फाइलर, और इनएक्टिव क्या था, नॉन फाइलर। अब क्या हुआ कि लोग क्या करते थे कि जब कभी प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो टेम्परेरी तौर पे अपने आप को फौरी तौर पे एक्टिव करते थे और टैक्स का रेट बचाते थे और जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र करवा लेते थे। एक्टिव के लिए प्रॉपर्टी का रेट था ट्रांसफ़र का 3% और लेट फाइलर ये जो इनएक्टिव के लिए रेट कितना था, 6%। अब 1 जुलाई 2024 का जो बजट आता है 24-25 का, यहाँ पे आके एक टर्म ऐड कर दी गई लेट फाइलर की। लेट फाइलर कौन था कि अगर आपने ड्यू डेट में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, मतलब ये जो 30 जून 2024 का पीरियड है इसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2024 तक आपने रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है। तो ये जो डेट थी तकरीबन 31 अक्टूबर तक गई, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन भी आई। अगर किसी ने इस पीरियड से या इस पीरियड से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दी, यानी कि 31 अक्टूबर से तक या उससे पहले, तो वो किसी ने 31 अक्टूबर से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दी तो वो क्या था, एक्टिव। लेकिन अगर किसी ने 31 अक्टूबर के बाद आके टैक्स रिटर्न फाइल की और उसके बाद उसने कंप्लाइंस की तो वो क्या हो जाएगा, लेट फाइलर। अब लेट फाइलर के लिए जो इम्पैक्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया, प्रॉपर्टी के लिए। कि लोग क्या करते थे, टेम्परेरी रजिस्टर्ड होते थे, टैक्स बचाते थे, उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं करते थे। तो इसलिए एफबीआर ने टर्म ऐड कर दी कि लेट फाइलर सिर्फ अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और उसने पिछले साल की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की हुई तो वो कंसीडर किया जाएगा, और बाद में उसने फाइल की तो वो कंसीडर किया जाएगा लेट फाइलर। अगर वो बाद में फाइल नहीं करता तो जारी बात है फिर तो नॉन फाइलर होगा, लेकिन वो अगर टैक्स बचाने के लिए फिर फाइल करता है तो लेट फाइलर होगा। तो बाद में 1 जुलाई से रेट भी रिवाइज कर दिए गए। फाइलर के लिए रेट तो 3% ही था, लेट फाइलर के लिए रेट हो गया 6%, लेकिन जो इनएक्टिव था उसके लिए रेट हो गया 10%। तो अभी भी उनके लिए बेनिफिट है, यानी कि लॉ ये कहता है कि हम आपको बेनिफिट जरूर देंगे। आप लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर से बेहतर हैं। लेट फाइलर का रेट 6% है, नॉन फाइलर का रेट 10% है, लेकिन क्योंकि आपने कंप्लाइंस टाइम पे नहीं की लिहाजा आपको एक्टिव वाला रेट चार्ज नहीं हो सकता। तो इस वजह से जब कभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे लेट फाइलर का इम्पैक्ट आएगा। अदर देन डैट अगर किसी का लेट फाइलर लिखा हुआ है कोई मसला नहीं है, वो एक्टिव ही है, तो ये बंदा क्या है, एक्टिव है। उसी तरीके से हम सेल टैक्स इनवाइस में आएंगे, हमने कहा ठीक है ओके ये एक्टिव है, यहाँ पे हम इसको एक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं और वो रेट क्या करेगा, चेंज कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्दर टैक्स आ रहा है इसका, ये चूंकि टैक्स स्टेटस इसका क्या आ रहा है, सेल टैक्स स्टेटस इनएक्टिव है। जैसे ही मैं एक्टिव करूंगा फर्दर टैक्स भी खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि सबसे पहली जो इनवाइस है इसका टोटल कितना आ रहा है, 33,204। ठीक है, ये इनवाइस नंबर क्या है, 373। अब आप आएंगे यहाँ पे आके इनवाइस सेलेक्ट करेंगे 373, तो ये मैंने इनवाइस सेलेक्ट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने उठा ली, ये आ रहा है 33,204। ठीक है, ये इनवाइस बनेगी, इसको आप पीडीएफ में सेव करेंगे, आगे भेज देंगे, तो ये सारी चीज़ें उठा लेगा जो कि इस लाइन में इस रो में लिखी हुई हैं। इवन अगर फॉर एग्जांपल दो रो भी, समटाइम आप एक इनवाइस के अगेंस्ट दो प्रोडक्ट भी बेचते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इनवाइस नीचे कॉपी कर दी तो यहाँ पे ये दो रो उठा लेगा। यहाँ पे आप देखिए तो उसने दो रो उठा ली हैं, क्योंकि वो कहता है जी ठीक है आपकी इनवाइस दो है। सम टाइम ये होता है ना कि आप एक इनवाइस के अगेंस्ट दो दो प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं, मतलब एक आपने टीवी लिख दिया, एक रेफ्रिजरेटर लिख दिया, कस्टमर सेम ही है, तो वो क्या करेगा, उसी तरीके से सारी चीज़ें वैसे ही उठाएगा जैसे आप जैसे वहाँ पे आ रहा है उस साइड पे जो लाइन आइटम है। यानी कि बड़ी केयरफुली प्रोटेक्ट करके ये शीट बनाई गई है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना सिर्फ आपकी इनवाइस बन जाएगी बल्कि आपका टाइम भी सेव होगा। अब इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए गए हैं, ओबियसली थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट, अगर आप एक्सेल को समझते हैं तो आप समझ लेंगे, अदरवाइज जो है शायद आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने करना क्या है, जो इससे रेलिवेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इनवाइस नंबर अपनी मर्जी से लिख दिया ना। आपके पास कोई अगर इनवाइस आती है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है, ये मैंने यहाँ पे इनवाइस का फार्मूला लगा हुआ है। अगले महीने या आप ये शीट यूज़ करते हैं, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ
कि ये जो सारी शीट है ना, ये आपने अपना डाटा पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से इनवाइस को कॉपी करना है, ठीक है। इनवाइस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के ना इसको पेस्ट कर देना है। ये इस जगह पे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, वो इस जगह पे इसका फार्मूला लगा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से 0 कर देंगे ना, तो वहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। तो जो इनवाइस, ये शीट बनाने के बाद, सारा डेटा पुट करने के बाद, इस शीट पे आने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इनवाइस एल कॉलम में इनवाइस को पेस्ट करना है बस। बाकी किसी चीज को आपने चेंज नहीं करना। बाकी यहाँ से इनवाइस सेलेक्ट करते जाए, इनवाइस बनती जाएगी। लेकिन जब आप डाटा पेस्ट कर लें, कुछ इनवाइसेस रैंडमली सिलेक्ट करके देख लें कि जो चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं क्या सारे कॉलम ठीक आ रहे हैं। ये ना हो कि कॉपी पेस्ट करते हुए गलती हो जाए और आपकी चीज़ें ठीक ना हो। जैसे मैंने एक चेक किया टोटल, उसके बाद ये सारा जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं, बायर नेम है, उसका एनटीएन है, सारी चीज़ें देख लें कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। अगर कहीं से आपने सही पेस्ट ना किया, कोई गलती हो गई, तो फिर आपको पता चल जाएगा शीट ठीक नहीं है। फिर आपको दोबारा जो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, या आप उसको दोबारा बनाएंगे ताकि आपकी वो गलती खत्म हो जाए। तो आपने करना यही है, सिंपल, इस शीट को फिल करना है। इस शीट को कहाँ से फिल करना है, जो डेली बेस पे आपने इनवाइस का रजिस्टर बनाया होगा, सॉफ्टवेयर से डाटा डाउनलोड कर लें। ये सारे कॉलम आपने सेलेक्ट करते जाना है। याद रहे कि आपने दरमियान में कोई कॉलम इंसर्ट नहीं करना। इस फार्मूले में, इस शीट में जो फार्मूला लगा हुआ है वो रो का फार्मूला लगा हुआ है। तो इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है वो रो माइनस रो का फार्मूला है। और आपने सिंपल क्या करना है, रो माइनस रो का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो ये माइनस हो रही है फर्स्ट रो, यानी कि डाटा उठा रहा है फर्स्ट रो का दूसरी शीट से। जैसे आप नीचे आएंगे रो नंबर 16 में, तो ये रो नीचे आ जाएगी, यानी कि रो 2 पे आ जाएगा, दूसरी शीट से रो 2 का डाटा उठाएगा। तो आपसे रेलिवेंट यही है कि आपने सिंपल इनवाइस उठानी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है और इसको बाद में हाइड कर देना है। और ये जो इनवाइस आपको चाहिए होगी आप बनाते जाएं। एक बार बनाने के बाद इसको वेरीफाई लाजमी कर लें कि तमाम पार्टिकुलर्स ठीक हैं, कॉपी पेस्ट करते हुए कोई गलती तो नहीं हुई। और एक इनवाइस यहाँ पे सारा डाटा देखें, जाके उस इनवाइस को वहाँ पे जाके रेलिवेंट सारी चीज़ें देख लें। और उसके बाद आपने, अगर आपके पास इनवाइसेस ज़्यादा हैं तो आप लोकेशन वाइज भी बना सकते हैं। मतलब लाहौर की सेपरेट शीट बना लें, कसूर की सेपरेट बना लें, जो भी दूसरा सिटी है उसकी सेपरेट बना लें, और जो रेलिवेंट वहाँ पे बंदा है उसको फाइल भेज दें और उसको समझा दें कि यहाँ पे इनवाइस सेलेक्ट करता जाए और बाद में उसको पीडीएफ में सेव करें और जिनको भेजनी है भेजता जाए। आप खुद काम ना करें। अगर आपका सबॉर्डिनेट है तो उनको बता दें, क्योंकि क्लरिकल काम है, इसमें आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। ये इसका काम का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो बंदा आपसे चीज़ें परचेज कर रहा है उसको इनवाइस चाहिए, और इससे रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं है। तो आपने इस पर टाइम नहीं लगाना। अपना वर्क स्टाइल इस तरीके से इंप्रूव करना है कि डाटा एंट्री से स्मार्टली कैसे काम करना है, वरना तो बड़े सेटअप में या इवन छोटे सेटअप में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो आपको हमेशा जो है हमें प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, बजाय कि हम क्लिनिकल काम में घुस जाएं। शीट को यूज करते हुए कोई मसला हुआ आप डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कुछ एडवांस चीजें स्टडी करेंगे जो कि इससे रेलिवेंट होगी। शीट से रेलिवेंट कोई मसला हो कॉपी पेस्ट में आप डिस्कस कर लीजिए, और अगले लेक्चर में कुछ एडवांस चीजें जो है स्टडी करेंगे जो कि विथहोल्डिंग सेल टैक्स रिलेटेड होंगी और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।